महाराष्ट्र के हफ्ता वसूली कांड या कहिए महीना वसूली कांड, क्योंकि महीने की वसूली का टारगेट था ना, तो हफ्ता वसूली कहिए, महीना वसूली कहिए, वसूली कांड में मुंबई से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। आप जानते हैं उगाही सिंडिकेट का रोज एक नया एपिसोड सामने आ रहा है, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अभी तक जांच में ये पता चला था, अब तक ये पता चल रहा था कि अंटिला के पास स्कॉर्पियो खड़ी कराने वाला सचिन वजे 5 स्टार होटल ट्राइडेंट में ठहरा था। लेकिन क्यों ठहरा था ये जानते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। सचिन वजे के साथ 16 फरवरी को वो कौन थी, वो महिला कौन थी जो नोट गिनने वाली मशीन लेकर आई थी? 16 फरवरी से 20 फरवरी तक होटल में क्या कर रहा था सचिन वजे? किसने सचिन वजे के लिए 5 स्टार होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक करा लिया था? जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 100 दिनों की होटल बुकिंग होती थी सचिन वजे की, एक साल मतलब पहले 100 दिन के लिए होटल बुक। और आखिरकार क्या था वो मामला जिसके लिए एक जौहरी ने, ध्यान से सुनिएगा, सचिन वजे के लिए 5 स्टार होटल में 100 दिन का कमरा बुक करने के लिए 13 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। चलिए आपको बताते हैं वसूली कांड की टॉप सीक्रेट्स, द सीक्रेट ऑफ रूम नंबर 1964। मुंबई के 5 स्टार होटल का वो कमरा कई राज समेटे है, जो खुल जाएं तो हफ्ता वसूली सिंडिकेट की पड़तें उधड़ जाएंगी। अगर कमरा नंबर 1964 बोल पड़ा तो उन रहस्यों से पर्दा उठेगा कि आखिर 5 स्टार होटल में क्यों ठहरा था वजह, 100 दिन के लिए क्यों बुक हुआ था रूम, होटल में आने वाली वो कौन थी, 16 से 20 फरवरी के बीच कमरे में क्या क्या हुआ, वो कौन था जिसने वजह के लिए 13 लाख खर्च कर रूम बुक किया था। इन सवालों की पड़ताल मुंबई के होटल ट्राइडेंट से शुरू हुई। 16 फरवरी को सचिन वजे इसी होटल ट्राइडेंट में चेक इन करता है अपनी इनोवा कार से। उसके साथ एक औरत भी उस कार में मौजूद होती है। सचिन वजे पहले उतर जाता है, होटल के रूम में चेक इन करता है। होटल के 19वें फ्लोर पर रूम नंबर 1964, यही रूम बुक होता है सुशांत सदाशिव खेमकर के नाम से, जो असल में सचिन वजे झूठी आईडी, झूठा आधार कार्ड दिखाकर अपने लिए इस्तेमाल करता है। 100 रातों के लिए, 1 साल के लिए इसकी बुकिंग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को तफ्तीश में पता चला था कि सचिन वजह के लिए इस होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक हुआ था, और वो भी 13 लाख रुपए में। सवाल ये था कि मुंबई पुलिस के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के लिए 13 लाख रुपए खर्च कर कमरा बुक किसने किया था। इस कहानी में इसके अलावा भी बहुत अहम पहलू हैं जिसको समझाने के लिए हम होटल ट्राइडेंट पे आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक और इस पूरी कहानी में कैरेक्टर का नाम सामने आता है। इस शख्स का नाम है मनीष छाछड़। मनीष छाछड़ एक बिजनेसमैन है और वो उसका एक केस कांजूमार्ग पुलिस स्टेशन में चल रहा होता है, जिसको सचिन वजे कहता है कि इसको क्राइम ब्रांच में आप ट्रांसफर करा लो, मैं इसको सेटल डाउन करवाऊंगा। उस केस को सेटल डाउन कराने के एवज में सचिन वजे मनीष से मुंबई के साउथ मुंबई इलाके में 5 सितारा होटल में 1 साल के लिए 100 दिनों के लिए, 100 रातों के लिए एक कमरा बुक करने के लिए कहता है, जिसमें वो कभी भी चेक इन करके जा सकता है। जिस टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने वजह के लिए ट्राइडेंट में कमरा बुक किया, उस कंपनी में जी न्यूज की टीम पहुंची। कंपनी में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। जी न्यूज संवाददाता ने कंपनी वाले से बातचीत की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि ऑलरेडी इसको टाइम डाउन है और एडिट नहीं करा है। लेकिन इस टूर एंड ट्रैवल कंपनी वाले से बातचीत में पता चल चुका था कि सचिन वजह के लिए कमरा बुक करने वाला ऑर्डर एक ज्वेलरी शोरूम मालिक ने दिया था। इस वक्त हम मुंबई में ग्रैंड रोड इलाके में आए हुए हैं और यहाँ आने की वजह है क्योंकि यहीं से सचिन वजे के होटल ट्राइडेंट में रुकने की पूरी कहानी यही आकर खुलती है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये ऑफिस है, ये एक टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी है। इसी कंपनी के मार्फत जो होटल के रूम्स हैं उनको बुक कराया गया था। हालांकि जिस वक्त जब इन्होंने इंक्वायरी करी थी तब उन्होंने ऑप्शंस मांगे गए थे, तब इनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला होटल ताज का, दूसरा होटल ट्राइडेंट का और तीसरा मरीन प्लाजा का, जिसमें से ये लोग चुनते हैं होटल ट्राइडेंट, जहां पर 13,000 रुपए हर रात का किराया होता है।
अगला सवाल ये था कि वो ज्वेलरी शोरूम मालिक मनीष छाछड़ कौन था? उसने सचिन वजह के लिए 13 लाख रुपए क्यों खर्च किए? उसका कंज्यूमर पुलिस थाने में क्या काम था? मनीष छाछड़ का इस पूरे कांड से कितना गहरा कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके के उस ज्वेलरी शोरूम मालिक के पास दफन है, जिससे एनआईए भी पड़ताल कर रही है। इस वक्त हम मुंबई में झावेरी बाजार में आए हुए हैं। मेरे ठीक पीछे आप वो औरा मॉल देख रहे हैं जिसका रिलेशन स्कॉर्पियो कार कांड और सचिन वजह से है। 6th फ्लोर पर महेश चांचड़ उर्फ मनीष नाम के एक शख्स हैं जो ज्वेलरी के कारोबारी हैं। उन्हीं के यहाँ पर शोरूम भी है इसी औरा मॉल के अंदर। सचिन वजह ने उस मामले को सेटल डाउन करने की एवज में मनीष चांचड़ से कहा कि वो उनके लिए होटल ट्राइडेंट के अंदर पूरे 1 साल के लिए 100 रातों के लिए जो एक रूम है वो बुक करा दें। वजह के जौहरी कनेक्शन का खुलासा अभी बाकी है, लेकिन ये पता चल चुका है कि वजह के लिए होटल में बुकिंग जनवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई और उसके बाद से सचिन वजह इस होटल में 15 दिन रुक चुका था। आखिरी बार उसने 16 फरवरी को होटल ट्राइडेंट में चेक इन किया और फिर 20 फरवरी को चेकआउट किया और इन्हीं 5 दिनों के अंदर होटल में वो सारा खेल हुआ जिसका नतीजा महाराष्ट्र की सरकार भुगत रही है। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पगार 38,000 लेकिन 13 लाख का कमरा और करोड़ों की कार। अब इस केस की कई पहेलियां एनआईए को सुलझानी आप जानते हैं। वैसे उस मिस्ट्री विमेन की तलाश जोरों पर है जो वजह के होटल में गई थी। नोट गिनने वाले रहस्यों पर से पर्दा वही मिस्ट्री विमेन हटा सकती है। इधर हफ्ता वसूली कांड को लेकर या महीना वसूली कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी सुबह शाम मुंबई से दिल्ली तक घूम घूम कर अनिल देशमुख के इस्तीफे की रट लगाए बैठी है और बीजेपी के मुकाबले शिवसेना नेता अलग मोर्चा खोले हुए हैं। हर आरोप के जवाब में कहते हैं कि सरकार गिराने का खेल हो रहा है, खेला हो रहा है। वैसे आरोपों पर बचाव तो एनसीपी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वाले चुपचाप महाराष्ट्र का सिर्फ खेला देख रहे हैं। पच्चीस फरवरी को एंटीलिया के पास खड़ी स्कॉर्पियो का खेल अब अदालत घूम रहा है। इस कांड में आज वार पलटवार के 2 मोर्चे बंधे थे। एक मोर्चे पर शिवसेना नेता और बीजेपी नेता दौरे, मुलाकातें और बयानबाजियां कर रहे थे। दूसरे मोर्चे में इस खेल से आउट होते दिख रहे खिलाड़ी परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट दौड़ रहे थे। राजनीतिक हलचल ऐसी थी कि बीजेपी का पूरा प्रतिनिधि मंडल गवर्नर के दरवाजे पर खड़ा था, जो शिकायत करने गया था कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र सरकार से हफ्ता वसूली कांड पर रिपोर्ट मांगे। राज्यपाल जी को अधिकार है कि आपने हफ्ता वसूली पर क्या एक्शन लिया, आपने ट्रांसफर रैकेट पर क्या एक्शन लिया, कोरोना के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, ये सारा रिपोर्ट ये मांगा जाए। इस प्रकार का निवेदन हमने माननीय राज्यपाल जी को दिया है। तैयारी दूसरी तरफ भी थी। सुबह सुबह शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत तैयार बैठे थे। महाराष्ट्र का खेला उत्तर प्रदेश की पिच पर खेलने लगे। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहां हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? और वो कोई इतने बड़े नेता तो नहीं है कि उनके हर सवाल का मैं जवाब दूं। वो कोई इतने बड़े नेता नहीं है। लेकिन संजय राउत तो इतने भड़के बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई से पहले ही ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उन्हें पता है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार के सुनवाई का क्या निर्णय होता है सबको मालूम। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश आजकल हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने अर्जी के स्वरूप पर सवाल पूछा और फिर मामला बॉम्बे हाईकोर्ट को भेज दिया गया।
इस अर्जी में परमबीर सिंह ने खुद को मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। जब तक परमबीर सिंह का मसला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच पाता, उससे पहले ही मुंबई में दूसरी हलचल बढ़ चुकी थी। सीएम उद्धव ठाकरे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से मिल रहे थे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले और डीजी रजनीश सेठ होम मिनिस्टर से मिलने पहुंचे थे। महाराष्ट्र एटीएस को तगड़ा झटका लगा है। ठाणे की सेशंस कोर्ट ने महाराष्ट्र की एटीएस को साफ तौर पे आदेश दिए हैं कि वो मनसुख हिरेन की मौत से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज और सबूतों को एनआईए को सुपुर्द कर दें और आगे की जांच एनआईए को ही करने दें। स्कॉर्पियो कार की जांच कर रही एनआईए ने ठाणे की सेशंस कोर्ट में कहा था कि एटीएस उन्हें मनसुख हिरेन की मौत से जुड़े हुए दस्तावेज नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन रवि हम्बरकर के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और कल ये सवाल रविशंकर प्रसाद ने भी उठाया था कि जब गाड़ी में विस्फोटक की जांच एनआईए कर रही है, तो अगर गाड़ी के मालिक की हत्या हो गई तो वो जांच भी तो एनआईए ही करेगी। आगे बढ़ते हैं और अब देश हित में आपको बंगाल में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच शब्दों के बेहद दिलचस्प युद्ध दिखाने जा रहे हैं। आज मोदी ने बंगाल में दीदी के अहंकार को मुद्दा बनाया और पूछा कि बंगाल में गरीबों के चावल किसने लूटे। जवाब में दीदी ने कहा, बीजेपी यूपी से बंगाल में तिलकधारी गुंडे बुला रही है। दीदी, ओ दीदी, खेला হবে মামুনেরা খেলা হবে। दीदी, ओ दीदी, मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है, वो सुनती नहीं किसी का। হিন্দু মুসলমান করবেন না, আমরা সবাই এক। মাগো তোমরা একটু আমাদের সবার জন্য একটু প্রার্থনা করে দাও না মাগো, বিজেপি আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে। मोदी जी स्वागतम। जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया, इस बार 200 बार और इसी धरती से गुरुदेव ने कहा और जो हम रोज कहते हैं, मंगल आपके साथ है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। কিছু বলুন, কিছু তো বলুন। শুধু নরেন্দ্র মোদি খাবে, অমিত শাহ খাবে আর ওই আদানি খাবে। বহিরাগত গুন্ডাদের নিয়ে আসছে বাংলায়। दीदी, ओ दीदी, এখানে কোনো ভারতবাসী বহিরাগত নয়, সব ভারত মাতার সন্তান। আমাকে তো চেনে না, আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না, ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেবো। बंगाल के हर मुख से एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जत्थे, 2 मई दीदी। और देशहित में राजनीति के एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तस्वीर पश्चिम बंगाल के कांधी की है। आज कांधी में पीएम की जनसभा थी। पीएम मंच पर पहुंचे तो कुछ कार्यकर्ता उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़े। फिर देखिए क्या हुआ, ये देखिए आप तस्वीरें देखिए आराम से। इस बार तो मोदी जी जिंदाबाद। उनका पैर छूता देख कार्यकर्ता मोदी जी खुद झुक गए। ये देखिए आप, प्रधानमंत्री खुद झुके और पैर छूने लगे, खुद प्रणाम कर उल्टा उनको किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री एक महिला कार्यकर्ता, मतलब पीएम मोदी ने जिन कार्यकर्ताओं को झुककर प्रणाम किया उनमें से एक है सुकृति चटर्जी। पीएम मोदी ने इन्हें कहा, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाना है। और दूसरे हैं अनूप कुमार चटर्जी, जो कांधी जिले के बीजेपी अध्यक्ष हैं। अनूप चटर्जी ने पीएम को दंडवत प्रणाम किया, बदले में पीएम ने उन्हें 5 बार झुककर प्रणाम किया। अनूप चटर्जी ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये पल उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा।
कांथी में जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया सबको चौंका दिया। इससे पहले हालांकि बांकुड़ा में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बीजेपी उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार ने जैसे उनका पैर छूना चाहा, उनको रोका और रोक के उनको मना किया कि कभी किसी के आगे झुकना नहीं, और प्रणाम करने से उनको मना किया और कहा कि तुम जीतोगी, इसका आशीर्वाद दिया। आज हमारे साथ अनूप कुमार चटर्जी जी हैं जो कांथी के जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इन्होंने आज तो साष्टांग दंडवत किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या किया इनके मुँह से सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारा जो भारतीय संस्कार संस्कृति है, हम जो पूजनीय व्यक्ति है उसको दंडवत करता है। तो कोरोना के काल में हम दूर से पादुका छोड़ के उसके प्रणाम करता था। यही जगह था, जगह बताएंगे आप? हाँ, यही पर ये जगह था है जो हम प्रणाम किया है। और जिस तरफ हम हमारा जो भगवान को प्रणाम करता हूँ, उसी तरह हम भी मोदी जी को भगवान समझता हूँ, इसीलिए हम दूर से पैर छूने की कोशिश की। यही हमारा कल्चर है। लेकिन मोदी जी आके हमको उठा लिया, हमको भी श्रद्धा दिया, आदर दिया है। ये करोड़ों कार्यकर्ता के एक अनुभव रहा जो इतना बड़ा देश सेवक भी हमारा ख्याल रखता है, हमको आदर दिया है। ये हमको आगे चल के और भी हमको उद्यम आएगा देश के लिए सेवा करने का। ये एक मिसाल बन के रह जाएगा। देखिए, ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में जब वीवीआईपी कल्चर या लाल बत्ती कल्चर जो है वो हमारी राजनीति में बहुत हावी है, मतलब गाड़ी से ज़्यादा नेताओं के दिमाग में लाल बत्ती कल्चर रहता है, लाल बत्ती लेकर घूमते हैं, वीवीआईपी कल्चर। ऐसी तस्वीर वाकई दुर्लभ है। अब हम आपको राजनीति की एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तस्वीर है, जहां एआईएडीएम के प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों के कपड़े धो रहे हैं और कपड़े धोते हुए हर घर में वादा कर रहे हैं कि चुनाव जीते तो सभी को वॉशिंग मशीन देंगे। चुनाव का एक और तुम मुझे वोट दो, मैं कपड़े धोऊंगा। ये चुनाव प्रचार है। नेताजी पूरी शिद्दत से कपड़े धो रहे हैं। कभी धोते हैं, कभी निचोड़ते हैं, फिर धोते हैं। मुराद बस इतनी कि इन्हें वोट मिल जाए। घर घर जा रहे हैं, गंदे कपड़े मांग रहे हैं और धोने बैठ जा रहे हैं। ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम से कैंडिडेट हैं। नाम है थांगा कातिरवन। एआईएडीएमके के नेता हैं, लेकिन जीत का कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ा गया है। इसीलिए कहते हैं कि अभी से हाथ से कपड़े धोऊंगा, जिता दो तो वॉशिंग मशीन दूंगा। वोटर्स भी 6 अप्रैल तक इंतजार में हैं। 2 मई को तो पता चल ही जाएगा कि नेताजी के धोए कपड़े जनता को पसंद आए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनाव जो ना कराए सुना। देशहित में आपको सावधान करने वाली खबर। आज 24 मार्च है, ध्यान दीजिए। पिछले साल आज ही वो तारीख थी, 24 मार्च के दिन ही रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। और 1 साल बाद आज फिर देश में स्थिति वैसी ही है, लॉकडाउन रिटर्न्स जैसी ही है, लॉकडाउन फिर से जैसी ही है। 24 मार्च को पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि देश के लोगों का कदम तय करेगा कि भारत का भविष्य क्या है। और आज हम फिर उसी स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए, भारत में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होने की अवधि 504 दिन से घटकर 202 दिन रह गई है। पहले जब मामले डबल हो रहे थे वो 504 दिन में हो रहे थे, अब 202 दिन में डबल हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले हैं 40,715 40,715 नए केसेस 24 घंटे में। भारत में कोरोना के नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी अब पाए गए हैं और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत के भविष्य पर कोरोना से खतरे की खबर यह भी है कि देश में कोरोना वायरस के 771 अलग अलग वेरिएंट पकड़ में आए हैं। 771 अलग अलग वेरिएंट। कोरोना वायरस के इन 771 वेरिएंट्स में से कुछ वायरस डबल अटैक कर रहे हैं और इम्यूनिटी भी इस वायरस से बचाव नहीं कर पा रही है। यानी कि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है भी, फिर भी वो बचा नहीं पा रही है। कुछ वायरस ज्यादा तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। 771 में 736 वायरस ब्रिटेन वेरिएंट के हैं। जी हाँ, 34 सैंपल साउथ अफ्रीका वेरिएंट के हैं और 1 सैंपल ब्राजील वाले कोरोना वेरिएंट का है।
और इसी बीच फ्रांस में एक नया वेरिएंट मिला है जिसकी जानकारी नाक से स्वाब लेने पर भी नहीं मिल रही है। ये देशित जानकारी आपको सावधान करने के लिए देना जरूरी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशित। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। देशित में हमारी अगली कहानी दिल्ली की उस बस्ती की है जिसे सियासत ने अछूत बना दिया। दिल्ली के सराय काले खां में अनुसूचित जाति के एक लड़के ने विशेष संप्रदाय की लड़की से शादी कर ली। शादी लड़की की रजामंदी से हुई। शादी 17 मार्च को हुई। अगले 2 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 20 मार्च को कुछ लोगों ने लड़के की बस्ती में यानी अनुसूचित जाति की बस्ती में घुसकर हिंसा की। महिला, बच्चे, बुजुर्ग समेत कई लोग इसमें जख्मी हुए। उस हिंसक घटना को बीते करीब 100 घंटे हो गए, लेकिन ये घटना न मीडिया के लिए खबर बनी और न ही खुद को दलितों के संरक्षक बताने वाले नेताओं के लिए मुद्दा। जी न्यूज ने उस बस्ती में जाकर इस घटना की पड़ताल की। तब जाकर पता चला कि नेताजी का ध्यान इस बस्ती की तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि उस बस्ती का दर्द इनके एजेंडे को सूट नहीं करता। एक ऐसी बस्ती की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे जो सुन रहा है हैरत में पड़ता है। कूलर तोड़ने लगे, उनकी जो गमले सब कुछ तोड़ने लगे। वहाँ पर तलवार उनके हाथ में, डंडे वंडे सब कुछ था। सबको तोड़ फोड़ करके तलवारें, चक्कू, उनके हाथ में पिस्तौल थी। ये गली है, इससे यहाँ तक पथरा हुआ है। सनी खोलना जरा। इसे ये रहने बेटा, दिखा इसे, इसी के लिए तो बोल रहा हूँ मैं। दरवाजे खोलो। ये देखिए दरवाजे मतलब इस तरह से वो किए गए हैं कि ये अंदर से कुंडी तोड़ दिए। कोई बात नहीं है, खोल बेटा, खोल तो सही। ऊपर का खोल, सनी खोल दो। कोई बात नहीं, खुल गया। ये देखिए, ये कुंडी बिल्कुल तोड़ी हुई है। इतने जोर से उन लोगों ने मतलब हंगामा किया है, कुंडी अंदर से बंद थी और तोड़ दी गई है। अच्छा, हुआ क्या था उस दिन, थोड़ा सा समझाएंगे अब क्या हुआ था? एक्चुअली क्या, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से आए, आंधी की तरह, अचानक से तूफान की तरह करते हुए चले गए। किसी को कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। अचानक से आए, उस गली में घुसे, वहाँ तोड़ फोड़ करिए, उस गली से फिर इस गली में आए, यहाँ तोड़ फोड़ करते हुए निकल गए। 20 मार्च 2021 क्या हुआ था उस रात? उस रात दिल्ली के सराय काले खां में अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमला हुआ था। हमले के सीसीटीवी फुटेज में एक हिंसक समूह उत्पात मचाता हुआ दिख रहा है। गली के दोनों ओर जो सामान दिख रहे हैं, ये लोग साइकिल, कूलर, सीढ़ी, गाड़ी सबको गिराते जा रहे हैं। घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ जी, मेरी मम्मी मदर के यहाँ से इतना चीरा लगा हुआ है पेट पे, कुछ नहीं देख पाया। भीड़ में क्या मारा क्या नहीं मारा, चाकू मारा, ब्लेड मारी, क्या मारा क्या नहीं मारा। हमारे यहाँ पे ये लाइटें हैं, लाइटों में अंधेरा रहता है, टिप 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 करती है। कितनी बार हमने कंप्लेंट दी है, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे। और उस टाइम में भी यहाँ अंधेरा हो रहा था, लाइट जल रही थी, अंधेरा हो रहा था, लाइट जल रही थी। किसको पहचानेंगे आदमी, क्या करेगा? दिन ये हुआ था कि इधर से भी लोग आए थे, उधर से भी आए थे और दर्जन में डंडे बजा रहे थे। हमारे में तलवार भी थी, उनका डंडे भी थे और एक नहीं 60-70 आदमी थे।
अचानक ही कुछ लोग आए और आके एकदम ही हल्ला गाली गुल्ली सब कुछ देने लगे और गली में जो जो दिख रहा था ना सबको तोड़ फोड़ करके तलवारें चक्कू उनके हाथ में पिस्तौल थी और हमारे ये दीवारों ये दिख रहे निशाने ये पूरे निशानों में एकदम तोड़ने की कोशिश की थी। वो तो ठोस था इस वजह से टूटा नहीं। मेरे चाचा अचानक ही ऊपर से उतर के आए, उन्होंने जैसी कड़ी खोली और एकदम इनके हाथ में छुरी लग गई तलवार। बचाव करा, उन्होंने मारी लात मार के एकदम लड़के गिरा कर एकदम भागे। उन्होंने सिल्ली उठा ली थी मारने के लिए, जैसे उठाई ना तो वैसे ही भाग गए सारे के सारे। कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था। हम लोग सब खाना वाना खा के ऐसी टीवी भी देख रहे थे। 25-30 के लगभग में, ज़्यादा ही होंगे, ये तो अंदाज़ा ही है खाली। सबका सामान गाड़ी वाड़ी जो भी था वो सब तोड़ते हुए जा रहे थे यहाँ से। हमने भी देखा अपने गैलरी से यहीं से झांक के, तो उन लोगों ने हमारी गाड़ी वाड़ी गिराई। 2-4 मिनट के बाद जब वो निकल गए सारे, हम लोग नीचे गए अपना गाड़ी वाड़ी देखने के लिए। वो लोग फिर वापस रिटर्न होके वापस आए, उन्होंने वहाँ से पत्थरें बरसाने चालू कर दिए, जिसमें कि मेरे भाई के, मेरी मम्मी के चोट आई है। पैर में पत्थर आपके लगाते? हाँ, ये पूरा फट गया यहाँ से। हाँ, यहाँ पे भी हल्की सी आई है। मेरे को ईंट का पत्थर लगा इधर, ये रहा। ये सभी लोग जिनकी आप बीती आपने सुनी, ये सभी अनुसूचित जाति से आते हैं। बीस मार्च को इनके साथ हिंसक घटना हुई, लेकिन अब तक अनुसूचित जाति के रक्षक बताने वाला एक भी नेता इनकी बस्ती में नहीं आया। न ही उन नेताओं के फोन कॉल आए, ये जानते हुए भी कि बस्ती दिल्ली में ही है। जो बोलते हैं कि हम वहाँ खड़े हैं जहाँ मैटर बड़े हैं, ठीक है। आज यहाँ पर इतना बड़ा मैटर हो चुका है, वो अभी तक झांके तक नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक कि उनकी कॉल तक भी नहीं आई है। वैसे बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम दलितों के रखवाले हैं। कौन से रखवाले हैं वो जो अभी तक नहीं आए। ये आशीष कुमार हैं, जी न्यूज़ पर अपना दर्द बता रहे हैं। इन 4 दिनों में इनका भरोसा उन सभी नेताओं से उठ चुका है जो खुद को दलितों के नेता बताते हैं। रावण जी हैं, वो तक नहीं आए यहाँ पर। वैसे अपने आप को बहुत भीम वो बताते हैं अपने आप को, पर वो अभी तक आर्मी यहाँ पर दिखी नहीं है। हमारी आर्मी, हिंदुस्तान की आर्मी जो मिलिट्री है ना, बस वही है जो हमारे यहाँ पर खड़ी हुई है अभी हमारे रक्षक के लिए। कहाँ है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण? क्या दलित परिवार के जीवन जो है वो कीमती नहीं है? उनको भी इस देश में सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं है क्या? फिर हमने तय कर लिया है कि हम अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। कहाँ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, दबे कुचलों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। कहाँ है दलित मुस्लिम गठबंधन के पैरोकार असदुद्दीन ओवैसी? तुम याद रखो, हिंदुस्तान में अगर बाबा साहिब अम्बेडकर का कोई लीगल जानशीन है तो वो मुसलमान है, दलित है। और कहाँ है खुद को दलितों के नेता बताने वाले कांग्रेस के उदित राज? जब रोहित वेमुला की हत्या होती है, उना में दलित मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में मारे जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताओं को सराय काले खां की इस कहानी के बारे में कुछ पता ही ना हो? उनको मतलब ये जो मसला हुआ उनको कुछ बड़ा नहीं लग रहा, उनको उनसे कुछ मिलेगा नहीं, समझ रहे हो? उनसे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, उनको आके कुछ फायदा नहीं। वो वहाँ जाते जो उनको मिलता है कुछ। जब ही आते हैं जब अपना मतलब होता है, वैसे कोई नहीं आता। ऐसे लगता है वो अपने मतलब के लिए आते हैं। अब हमारा मतलब निकला तो वो बिल्कुल भी नहीं है, मुँह भी नहीं दिखाया उन्होंने आके।
पूछा भी नहीं उन्होंने आके भी तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। कोई नहीं आ रहा। जब उनको इलेक्शन चाहिए होंगे तो हमारे घर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, सब कुछ करते, और हमें इस टाइम उनकी जरूरत है तो हमारे पास कोई नहीं आ रहा इस टाइम। स्वघोषित दलित नेताओं से हमारी अपील है कि सराय काले खां में अनुसूचित जाति की बस्ती पर हमले की घटना को ध्यान से देखें और महसूस करें। कौशल्याताई, आपकी बस्ती में आखिर ये हिंसा हुई क्यों थी? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी, उस लड़के की बात थी। जब लड़की राजी है तो उनको तो करना चाहिए नहीं था ऐसा काम। ये कौशल्याताई हैं। 57 साल की कौशल्या दिल्ली महापालिका में सफाई कर्मी हैं। 20 मार्च की रात हमलावरों ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। कौशल्याताई के पेट पर तलवार से हमला किया और पैर पर पत्थर से। डरी है जी, पता नहीं क्या हो जाए, पता बच्चों के लिए डर लगा रहता है। बच्चों का, अगर हमारी जवान बेटी है वो तो ये कह के गए हमारी तो एक लिए, हम तो इनकी 10-10 खींचेंगे। वो तो लड़कियों को पकड़ने के लिए आए थे, खींचने के लिए आए थे। जो हमने दरवाजे अंदर से, हम अंदर खींच रहे, वो बाहर खींच रहे, हम अंदर खींच रहे, वो बाहर खींच रहे। कौशल्याताई के मुताबिक बस्ती में हिंसा की वजह प्रेम विवाह है। 17 मार्च को इसी बस्ती में अनुसूचित जाति के एक लड़के ने दूसरे संप्रदाय की लड़की से शादी की। कालीन नीली छतरी मंदिर में जाकर दोनों ने शादी की थी। आरोप है कि इस बात से नाराज होकर संप्रदाय विशेष के लोगों ने बस्ती पर हमला कर दिया। शादी पर आगे की कहानी लड़के की मां से सुनिए। एक ही लड़का है, 3 लड़की मेरे, तो बहुत डर लग रहा। अब मेरे बहुत अरमान थे, क्या करें, बच्चों की राजी में राजी रखनी, क्या करें, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। उन दोनों की शादी हो गई, कोर्ट से भी हुई है और क्या बोलते हैं महिला समाज क्या बोलते हैं उससे भी हुई है। सारे कागज पक्के हुए हैं, सिख पुलिस ने हमें घर तक छुड़वाया है, सब कुछ मतलब अच्छा हुआ है। ठीक है, लड़की का जो भाई है वो धमकी दे रहा है कि जिस दिन भी यहाँ लड़की लड़का आ गए ना, उस दिन उनको हमको बोटी करके फेंक देंगे। शादी के बाद से लड़का और लड़की दोनों डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बस्ती में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, तो बस्ती के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। 20 मार्च की रात लड़के के घर पर भी हमलावरों ने उत्पात मचाया था। कूलर तोड़ दिया, नया कूलर, गमले सारे तोड़ दिए थे, गमले रख रखे थे मैंने, मतलब जो भी कुछ था आधे से ज्यादा सामान, बहुत कुछ, बहुत ही नुकसान कर, किसी की छुरी मार दिया पेट में। लड़का और लड़की ने प्रशासन और सरकार से अपनी और अपने परिवार की हिफाजत की अपील की है। और मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, तो मेरे घर वाले इस चीज़ के अगेंस्ट है, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुजारिश है कि हमारा साथ दें। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ SC एक्ट के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब पीड़ित परिवार के घर और आसपास 10-10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने लड़की के भाई समेत 4 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करेंगे फरीदाबाद के निकिता तोमर केस में आए फैसले की। कोर्ट ने निकिता तोमर हत्याकांड में तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया है। इस केस में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया। तौसीफ और रेहान की सजा का ऐलान 26 मार्च को होगा। निकिता हत्या केस के 156 दिन बाद इंसाफ का दिन आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निकिता के हत्यारे तौसीफ और रेहान को दोषी ठहराया। कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को हत्या, आपराधिक साजिश, शादी के लिए अपहरण की कोशिश और दंडनीय अपराध के लिए उकसाने का दोषी माना है। जबकि तौसीफ और रेहान को हथियार देने के आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस फैसले के बाद निकिता के पिता ने कहा कि बीते 5 महीने का वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल था और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। कठिन समय था बिल्कुल। हमें एक दिन हमने सारा जो है निकिता को न्याय दिलाने में लगाया है और हम चाहते हैं कि फांसी की सजा मिले, जल्दी से जल्दी मिले। मैं तो सोच रहा था आज ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को जीने का हक है ही नहीं। वो तारीख 26 अक्टूबर 2020 थी, जब निकिता एग्जाम देकर कॉलेज से बाहर निकली थी
और वहां पहले से मौजूद तौसीफ ने उसे कार में घसीटने की कोशिश की। अपहरण की कोशिश नाकाम हुई तो तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी। निकिता के परिवार के मुताबिक तौसीफ और उसका परिवार पिछले 2 साल से निकिता पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे और निकिता के लगातार इनकार से नाराज होकर तौसीफ ने उसकी हत्या की। कि तौसीफ ही नहीं बल्कि तौसीफ का परिवार भी, तौसीफ की मां भी आप लोगों पर दबाव बना रही थी कि निकिता की शादी कराई। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पूरा मामला था? ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था। कोई भी आके अपना मन लगा लेगा और उसी को बेटी दे दी जाएगी। कैसे धर्म परिवर्तन करेंगे बताओ। निकिता के परिवार ने बताया था कि तौसीफ 12वीं क्लास से ही निकिता के पीछे पड़ा था और तभी से वो निकिता पर दोस्ती और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। 2018 में वो निकिता का अपहरण भी कर चुका था, पर निकिता के परिवार ने दबाव में समझौता कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने हमारी तरफ से 55 गवाह पेश किए थे। अदालत ने भी अपना जो है काम समय से पूरा किया है और प्रशासन ने भी, वकीलों ने भी। देखो 302 में तो फांसी तक की सजा है। हम तो अपनी फांसी की सजा मांग करेंगे अदालत से। बाकी अदालत दोनों पक्षों की बहस सुन के जो फैसला देगी उसको हम मानेंगे। एसआईटी ने निकिता हत्या केस में 60 लोगों को गवाह बनाया था और 11 दिन में ही चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अब कोर्ट इस केस में शुक्रवार को सजा सुनाएगा। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो निकिता के परिवार को अब सिर्फ इंतजार है तो दोनों दोषियों की सजा के ऐलान का, क्योंकि सही मायने में इंसाफ तो तभी होगा। Good evening and welcome to Z News Bulletin.